नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोसी यानी भेषज अभिज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम कच्ची दवाओं मतलब क्रूड ड्रग्स हम्म, के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं। हम्म, हमारा मकसद ये है कि भाई इन प्राकृतिक दवाओं को अलग अलग समूहों में कैसे और क्यों बांटा जाता है ना? हम्म, इसको समझा जाए। अगर किसी की दिलचस्पी प्राकृतिक चिकित्सा या दवाओं के विज्ञान में है हम्म। तो ये जानकारी उनके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये कच्ची दवाएं आखिर होती क्या हैं? देखिए, कच्ची दवाएं जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो हमें पौधों, जानवरों या फिर खनिजों से मिलते हैं और जिनका इस्तेमाल हम दवा के तौर पर करते हैं। खास बात यह है कि इन्हें इस्तेमाल से पहले कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता। ये अपने कुदरती रूप के काफी करीब होती हैं। अच्छा। और हमने देखा कि स्रोतों में इन्हें मुख्य रूप से दो बड़े प्रकारों में बांटा गया है, संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड। ये विभाजन काफी अहम लगता है। बिल्कुल। ये विभाजन उनकी बनावट, उनके स्ट्रक्चर पर आधारित है। संगठित दवाएं जो हैं, वो पौधे या जानवर के सीधे हिस्से होते हैं, जैसे पत्ते हो गए, जड़ें, छाल वगैरह। इनमें एक कोशिकीय संरचना मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकती हैं। अच्छा। सौंफ या सिंकोना की छाल, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी तरफ है असंगठित दवाएं। ये वो पदार्थ हैं जो पौधों या जानवरों से निकाले जाते हैं, जैसे गोंद है, कोई रस है या मोम। हम्म। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, जैसे एलोवेरा का रस या बबूल का गोंद। ये असंगठित दवाओं में आते हैं। तो मतलब इनकी पहचान का तरीका भी अलग होगा? हाँ, बिल्कुल। असंगठित दवाओं की पहचान अक्सर उनके भौतिक गुणों, जैसे वो किस चीज में घुलती हैं या फिर केमिकल टेस्ट से होती है, जबकि संगठित की पहचान में माइक्रोस्कोप ज्यादा काम आता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके अध्ययन और पहचान के तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। समझ गया। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। अब जब इन दवाओं को वर्गीकरण करने की बात आती है तो स्रोत बताते हैं कि कोई एक ही तरीका नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रणालियां हैं। हमारे दस्तावेजों में 6 मुख्य तरीकों का जिक्र है। यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कई नजरिए हैं इनको देखने के। तो सबसे पहला और शायद सबसे सीधा तरीका है वर्णानुक्रमिक मतलब अल्फाबेटिकल वर्गीकरण। जैसा नाम से जाहिर है, इसमें दवाओं को उनके लैटिन या अंग्रेजी नामों के आधार पर ए, बी, सी ऐसे क्रम में लगा दिया जाता है। जैसे ए से अकेशिया यानी बबूल, बी से बेलोडोना बेलोडोना, सी से सिनकोना सिनकोना। हाँ कई फार्माकोपिया और जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो इसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक डिक्शनरी या इंडेक्स की तरह है। अगर आपको कोई खास दवा ढूंढनी है तो ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। ये दवाओं के बीच किसी वैज्ञानिक संबंध, उनके स्रोत या उनके असर के बारे में कुछ नहीं बताता। जैसे आपने कहा, बबूल अकैशिया और आंवला आंवला दोनों ए से शुरू होते हैं, पर उनमें आपस में कोई खास समानता या संबंध नहीं है। तो ये व्यवस्था व्यावहारिक तो है, पर जानकारी के लिहाज से थोड़ी सतही है। ठीक कहा। तो अगर हमें दवाओं के जैविक स्रोत या उनके आपसी रिश्तों को समझना हो तो फिर दूसरा तरीका काम आता है, टैक्सोनॉमिकल या जैविक वर्गीकरण जिसे कहते हैं। इसमें दवाओं को उनके स्रोत मतलब पौधे या जानवर के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। सही कहा। ये वर्गीकरण जीव विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये दिखाता है कि कौन सा पौधा या जानवर किससे संबंधित है, उनका विकासवादी इतिहास क्या रहा है। जैसे स्रोत में पुदीना मेंथा पेपेरिटा का उदाहरण है, जिसे उसके डिवीजन यानी एंजियोस्पर्मी से लेके स्पीशीज पिपेरेटा तक वर्गीकृत किया गया है। हाँ, दिया है। ये दिखाता है कि पुदीना किस बड़े पौधे समूह का हिस्सा है। ये वर्गीकरण जैविक संबंधों को समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसा आपने बताया, खासकर वनस्पति विज्ञानियों या टैक्सोनोमिस्ट के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर जानना चाहे कि कौन सी दवा किस बीमारी में काम आती है, तो शायद ये तरीका उतना मददगार ना हो। मतलब पुदीने की टैक्सोनॉमी देखकर उसके पाचन गुणों का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। बिल्कुल। उपयोगिता के नजरिए से इसकी सीमाएं हैं। ये ज्यादातर अकादमिक या शोध के कामों के लिए उपयोगी है, जहां पौधों के आपसी संबंध जानना महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब एक और नजरिए से देखते हैं। तीसरा तरीका है रूपात्मक यानी मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण। इसमें दवाओं को इस आधार पर बांटा जाता है कि पौधे या जानवर का कौन सा हिस्सा दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।
यहाँ फिर से वो संगठित और असंगठित दवाओं का फर्क सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें हम दवाओं को समूहों में रखते हैं, जैसे जड़ें हो गईं जैसे रावोल्फिया, पत्ते जैसे सेना डिजिटालिस, छाल जैसे सिनकोना दालचीनी, फूल जैसे लौंग, फल जैसे धनिया, बीज जैसे नक्स वोमिका। ये सब संगठित दवाएं हैं क्योंकि ये पौधे के हिस्से हैं। अच्छा, यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि कुछ हिस्से दूसरों से ज्यादा क्यों इस्तेमाल होते हैं। क्या इसका कोई कारण है? हाँ बिल्कुल। जैसे पत्ते हैं, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ अक्सर महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जमा होते हैं। जड़ें जमीन से पोषक तत्व लेती हैं और भंडारण का काम भी करती हैं, तो उनमें भी खास रसायन मिल सकते हैं। तो ये वर्गीकरण सिर्फ हिस्से का नाम नहीं बताता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की कार्य की, उसकी फिजियोलॉजी से भी जुड़ा है। अच्छा, बिंदु है। और फिर असंगठित दवाओं के भी रूपात्मक समूह हैं, जैसे सूखे रस मतलब ड्राइड जूसेस जैसे एलो का रस, गोंद गम्स जैसे बबूल का गोंद, राल रेजिन्स जैसे हींग, या फिर सूखा लेटेक्स ड्राइड लेटेक्स जैसे अफीम। हाँ, ये तरीका जो है वो फील्ड में काम करने वालों या दवाएं इकट्ठा करने वालों और शुरुआती पहचान के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको पता है कि आपको किसी पौधे की जड़ चाहिए या पत्ती, तो ये वर्गीकरण सीधा और उपयोगी लगता है। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। सोचिए, अलग अलग स्रोतों से मिली जड़ें या पत्तियां एक ही समूह में आ सकती हैं, भले ही उनके गुण और उपयोग बिल्कुल अलग हों। सही बात। तो अब तक हमने नाम, जैविक स्रोत और पौधे के हिस्से के आधार पर वर्गीकरण देखा। चौथा तरीका इन दोनों दुनियाओं को थोड़ा जोड़ता है, कीमोटैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण। ये टैक्सोनॉमी और केमिस्ट्री का मेल है। हाँ, यहाँ बात वाकई गहरी होती है। इसमें पौधों को उनके अंदर पाए जाने वाले खास रासायनिक घटकों की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये इस विचार पर आधारित है कि जो पौधे करीबी रूप से संबंधित होते हैं, उनमें अक्सर समान या मिलते जुलते रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। हाँ, स्रोत में इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स नाम के रसायन। ये अक्सर सोलानेसी परिवार के पौधों में मिलते हैं, जिसमें आलू, टमाटर, धतूरा वगैरह आते हैं। बिल्कुल। या फिर बर्बेरीन नाम का एल्कलॉइड है, जो बर्बरिस और आर्गेमॉन जैसे पौधों में पाया जाता है, और ये पौधे टैक्सोनॉमिक रूप से भी संबंधित हैं। इसका क्या महत्व है, मतलब इस तरह के वर्गीकरण का? इसका महत्व ये है कि ये हमें पौधों के विकास और उनके जो रासायनिक बचाव तंत्र हैं, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, उनको समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ खास परिवारों ने ही खास तरह के रसायन बनाने की क्षमता विकसित की। क्या ये रसायन उन्हें कीड़ों या बीमारियों से बचाते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है और कभी-कभी नई दवाओं की खोज का रास्ता भी दिखा सकती है। अच्छा, कैसे? ऐसे ही कि अगर एक पौधे में कोई उपयोगी रसायन मिलता है, तो उसके जो करीबी रिश्तेदार पौधे हैं, उनमें भी वैसे ही रसायन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अरे वाह, ये वाकई दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब बात है पांचवें तरीके पर, जो शायद चिकित्सा और फार्मेसी से जुड़े लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, फार्माकोलॉजिकल या चिकित्सीय वर्गीकरण। इसमें दवाओं को उनके शरीर पर होने वाले असर या उनके चिकित्सीय उपयोग के आधार पर बांटा जाता है। हाँ बिल्कुल। इसमें दवाओं को इस तरह समूहित किया जाता है कि वे किस शारीरिक प्रणाली पर काम करती हैं या किस बीमारी का इलाज करती हैं। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए पाचन तंत्र मतलब जीआईटी पर असर करने वाली दवाएं, जैसे कड़वी दवाएं बिटर्स जो भूख बढ़ाती हैं, जेंटियन, वाताहर, कार्बोनेटिव्स जो गैस कम करती हैं, डिल सौंफ, और जुलाब पर्गेटिव्स जो कब्ज दूर करती हैं, सेना, कैस्टर ऑयल। और भी हैं। हाँ, और भी हैं, जैसे हृदय प्रणाली सीबीएस पर काम करने वाली, कार्डियोटॉनिक्स जो दिल की धड़कन को रेगुलेट करती हैं, डिजिटालिस, एंटी हाइपरटेंसिव्स जो ब्लड प्रेशर कम करती हैं, राउवुल्फिया। सही। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस पर काम करने वाली, दर्द निवारक एनाल्जेसिक्स जैसे अफीम या उत्तेजक स्टिमुलेंट्स जैसे कॉफी। इसी तरह श्वसन प्रणाली पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर असर करने वाली दवाएं, या फिर कैंसर रोधी, मलेरिया रोधी दवाएं भी इसी वर्गीकरण में आती हैं। ये वर्गीकरण सीधे तौर पर दवा के उपयोग से जुड़ा है, इसलिए डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के लिए ये बहुत उपयोगी है। जब कोई डॉक्टर किसी खास समस्या के लिए दवा चुन रहा होता है, तो ये वर्गीकरण बहुत मददगार साबित होता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या?
कि कैसे अलग-अलग दिखने वाले और अलग स्रोतों से आए पौधे, जैसे डिजिटालिस और स्ट्रोफेंथस, दोनों ही कार्डियोटॉनिक हैं, शरीर पर एक जैसा असर दिखा सकते हैं। इसका जवाब अक्सर उनके अंदर मौजूद सक्रिय रासायनिक यौगिकों और उनके काम करने के तरीके में छिपा होता है। अच्छा, और यही बात हमें अगले वर्गीकरण की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और वो है छठा और आखिरी तरीका, रासायनिक या बायोजेनेटिक वर्गीकरण। इसमें दवाओं को उनके मुख्य सक्रिय रासायनिक घटकों के आधार पर बांटा जाता है। स्रोत इसे अध्ययन के लिए पसंदीदा तरीका बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधे दवा की रासायनिक प्रकृति पर फोकस करता है। इसमें दवाओं को उनके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख रसायनों के वर्ग के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे एल्कलॉइड्स वाली दवाएं, बेलाडोना, अफीम, सिनकोना, एफेड्रा, ये नाइट्रोजन वाले यौगिक होते हैं और अक्सर शरीर पर शक्तिशाली असर डालते हैं। फिर ग्लाइकोसाइड्स वाली दवाएं, सेना, डिजिटालिस, एलो, इनमें एक शुगर मॉलिक्यूल और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, वाष्पशील तेल वाली दवाएं, पुदीना, चंदन, लौंग, ये खुशबूदार तेल होते हैं। टैनिन वाली दवाएं, कत्था, आंवला, हरड़, ये कसैले पदार्थ होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और गोंद भी हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स और गोंद, जैसे बबूल गोंद, स्टार्च, शहद। फिर रेजिन, लिपिड, प्रोटीन वगैरह भी हैं। तो इसे अध्ययन के लिए पसंदीदा क्यों माना जाता है? क्या खास है इसमें? क्योंकि ये सीधे दवा की रासायनिक संरचना को उसकी संभावित औषधीय गतिविधि से जोड़ता है। एक ही रासायनिक वर्ग की दवाओं में अक्सर मिलते जुलते गुण पाए जाते हैं, या कम से कम उनके अध्ययन का तरीका समान हो सकता है। ये फार्माकोग्नोसी के शोधकर्ताओं को व्यवस्थित तरीके से दवाओं का केमिकल एनालिसिस करने, उनके गुणों को समझने में मदद करता है, और यहाँ तक कि उनके शरीर में बनने की प्रक्रिया, मतलब बायोजेनेसिस, उसका अध्ययन करने में भी मदद करता है। मानकीकरण और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हमने कच्ची दवाओं को वर्गीकृत करने के ये 6 अलग-अलग तरीके देखे। नाम के अक्षर से लेकर उनके जैविक स्रोत, पौधे के कौन से हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें कौन से रसायन समान हैं, उनका चिकित्सीय उपयोग क्या है, और आखिर में उनके मुख्य रासायनिक घटक क्या हैं। हर तरीके का अपना महत्व है, अपना एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और ये तरीके एकदम अलग थलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा हमने देखा, टैक्सोनॉमी और रसायन यानी कीमोटैक्सोनॉमी जुड़े हैं। पौधे का हिस्सा यानी रूपात्मक वर्गीकरण उसमें मौजूद रसायन यानी रासायनिक वर्गीकरण से जुड़ा हो सकता है, और वही रसायन उसके असर यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को निर्धारित करता है। हाँ, ये तो है। तो कौन सा वर्गीकरण सबसे अच्छा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर दवा ढूंढनी है तो वर्णानुक्रमिक ठीक है, जैविक संबंध समझना है तो टैक्सोनॉमिकल, दवा इकट्ठी करनी है तो रूपात्मक, इलाज करना है तो फार्माकोलॉजिकल, और गहराई से रासायनिक अध्ययन करना है तो फिर रासायनिक वर्गीकरण सबसे उपयुक्त हो सकता है। यह स्पष्ट है कि इन प्राकृतिक खजानों को समझने और व्यवस्थित करने के लिए कई अलग-अलग लेंस हैं, और हर लेंस एक अलग तस्वीर दिखाता है। तो ये थी कच्ची दवाओं के वर्गीकरण पर हमारी आज की चर्चा। हाँ, और एक बात और जो इन स्रोतों से उभर कर आती है, वो है पहचान का सवाल। हमने देखा कि संगठित दवाओं के लिए माइक्रोस्कोपी और असंगठित के लिए रासायनिक परीक्षणों का जिक्र है, लेकिन प्राकृतिक उत्पादों में स्वाभाविक रूप से काफी भिन्नता होती है। मिट्टी अलग, मौसम अलग, कटाई का समय अलग, ये सब उनके केमिकल प्रोफाइल को बदल सकते हैं। ये तो है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि ये पहचान की विधियां कितनी भरोसेमंद हैं, और जब हम इन दवाओं को चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गुणवत्ता को एक समान बनाए रखना, यानी मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, वो कितना संभव है या कितना जरूरी है। यह प्राकृतिक दवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती भी है और एक विचारणीय प्रश्न भी। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।